सोचिए अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल राजनीतिक समस्या का समाधान किसी इंसान ने नहीं खोजा है, बल्कि 19 अलग-अलग एआई मॉडल्स ने आपस में लंबी बहस करके निकाला है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की शुरुआत लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस शोध पत्र पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी सच्चाई बिल्कुल यही है। आज की इस गहन चर्चा में हम नेस्टेड डेलीगेशन नाम के एक रिसर्च पेपर को डिकोड कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे द 19 एक्सपर्ट डेल्फी कंसोर्टियम ने लिखा है। ये कोई मामूली रिसर्च ग्रुप नहीं है। हाँ, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एआई मॉडल्स थे। सही कहा। इस शोध में 19 विशेष एआई पर्सोना शामिल थे। इनमें राजनीति विज्ञान के दिग्गज, मैक्रो इकोनॉमिस्ट और दुनिया भर के संविधानों को समझने वाले एआई मॉडल्स थे। अरे वाह! तो इन सब ने मिलकर काम कैसे किया? इन सभी ने एक 3 राउंड डेल्फी प्रोसेस में हिस्सा लिया और इसी प्रक्रिया के जरिए उन्होंने बहुस्तरीय शासन व्यवस्था का विश्लेषण किया है। एक मिनट, तो ये डेल्फी प्रोसेस वास्तव में काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, क्या ये 19 एआई एक चैट रूम में बैठकर इंसानी राजनीति पर गपशप कर रहे थे? कुछ हद तक आप ऐसा ही कह सकती हैं। डेल्फी प्रक्रिया असल में आम सहमति या कंसेंसस बनाने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका होता है। अच्छा, तो इसके अलग-अलग राउंड्स होते हैं। जी बिल्कुल। पहले राउंड में इन सभी मॉडल्स ने दुनिया भर की बढ़ती आबादी और जो चरमराती शासन व्यवस्था है, उस पर अपने स्वतंत्र विचार रखे। बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए। एकदम सही। फिर दूसरे राउंड में उन्हें एक दूसरे के तर्क पढ़ने को दिए गए। यहीं पर असली बहस शुरू हुई। मतलब एआई ने एक दूसरे की गलतियां निकाली? हाँ, जैसे एआई इकोनॉमिस्ट ने एआई पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तर्कों में कमियां निकाली और फिर तीसरे राउंड में जाकर वे एक अंतिम समाधान पर सहमत हुए। और उनका फोकस किस बात पर था? उनका मुख्य फोकस इस बात पर था कि जब किसी देश की आबादी तेजी से बढ़ती है, तो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जो भारी दबाव पड़ता है, उसे कैसे संभाला जाए। ये दबाव वाली बात तो बहुत ही प्रासंगिक है। मतलब आज दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र को देख लीजिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एक प्रतिनिधि और उसके क्षेत्र की जनता के बीच का जो अनुपात होता है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बिल्कुल, वो अनुपात चरमरा जाता है। हाँ, मतलब एक सांसद पर 25-30 लाख लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है। जाहिर है वो हर किसी की समस्या तो सुन नहीं सकता। ये इंसानी क्षमता के बाहर है। तो इसी दबाव के कारण हमेशा एक ही मांग उठती है कि संसद या विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। सीधा सा लॉजिक लगता है कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा नेता ले आओ। सतह पर देखने में ये सबसे तार्किक गणित लगता है। प्रशासन सोचता है कि अगर हम नेशनल लेवल पर सीटें बढ़ा दें, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कह सकते हैं, तो प्रतिनिधित्व बेहतर हो जाएगा। हाँ, लोग तो यही मानते हैं। लेकिन एआई कंसोर्शियम का पहला निष्कर्ष ही इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देता है। खारिज कर देता है? पर क्यों? मतलब अगर किसी काम के लिए लोग कम पड़ रहे हैं तो और लोग ले आना तो सबसे सीधा उपाय है ना? देखने में सीधा लगता है। मुझे याद है पहले जब हम ट्रैफिक जैम की बात करते थे तो सब कहते थे कि सड़कें चौड़ी कर दो, लेकिन बाद में पता चला कि सड़कें चौड़ी करने से ट्रैफिक कम नहीं होता, बल्कि और गाड़ियां सड़क पर आ जाती हैं। ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन आपने पहले रेस्टोरेंट की रसोई वाला जो उदाहरण दिया था ना, वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की समस्या को और भी बेहतर तरीके से समझाता है। ओह हाँ, रसोई वाला उदाहरण। श्रोताओं को ये इमेजिन करना चाहिए, मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट बहुत लोकप्रिय हो गया है, ग्राहकों की भारी भीड़ बढ़ रही है और ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। काम का दबाव बढ़ गया है। तो अब मैनेजर सोचता है कि रसोई में 5 रसोइयों की जगह 15 रसोइये रख लिए जाएं। लेकिन रसोई का आकार तो वही है, गैस स्टोव उतने ही है, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सीमित है। तो अब वो 15 रसोइये एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोई नमक मांग रहा है, किसी के हाथ से ग्रेवी गिर रही है। खाना जल्दी बनने के बजाय पूरी रसोई में सिर्फ अव्यवस्था फैल जाती है। तो क्या राष्ट्रीय विधायिकाओं में सीटों को बढ़ाने का भी यही असर होता है? एकदम सटीक। एआई मॉडल्स ने डेटा के आधार पर साबित किया है कि जब आप नेशनल असेंबली में बहुत ज्यादा सीटें जोड़ देते हैं, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत लागू होने लगता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगता है। जी। आप सांसद तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कानून बनाने की जो लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी है वो तेजी से गिरने लगती है। सब एक दूसरे के काम में अड़ंगा डालते हैं। बाप रे। मतलब ज्यादा नेता कम काम। हाँ, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो इस शोध से सामने आई,
वो प्रोडक्टिविटी का गिरना नहीं है, वो है पार्टिसन पोलराइजेशन, यानी दलीय ध्रुवीकरण का भयानक रूप से बढ़ना। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये बड़ा अजीब है। ज्यादा नेताओं के होने से ध्रुवीकरण या कट्टरता कैसे बढ़ती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब संसद में 300 की जगह 800 प्रतिनिधि हो जाते हैं तो हर प्रतिनिधि के पास बोलने का समय बहुत कम रह जाता है। सबको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अब उस भारी भीड़ में और मीडिया के कैमरों के सामने कोई भी नेता अगर संतुलित और शांत बात करेगा तो उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, तो उन्हें ध्यान खींचने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है? हाँ, अपनी पहचान बनाने और अपने क्षेत्र के वोटर्स का ध्यान खींचने के लिए उन्हें मजबूरन अपनी पार्टी की विचारधारा के चरम सिरों पर जाना पड़ता है। वो जोर से चिल्लाते हैं, विवादित बयान देते हैं। तो ये असल में एक अटेंशन इकोनॉमी की समस्या बन जाती है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब भीड़ ज्यादा होती है तो संयमित और मॉडरेट आवाजें शोर में दब जाती हैं, और जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है बस वही दिखाई देता है। बिल्कुल। इसी वजह से बहसें अधिक तीखी हो जाती हैं और असल मुद्दों पर कानून बनाने की प्रक्रिया बस एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाती है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। इसीलिए तो 19 एआई का ये कंसेंसस बना कि शीर्ष स्तर पर क्षैतिज विस्तार यानी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन शासन को बेहतर बनाने के बजाय उसे पंगु बना देता है। तो अगर हम नेशनल लेवल पे सीटें नहीं बढ़ा सकते तो फिर समाधान क्या है? अगर ऊपर की तरफ नहीं जा सकते तो क्या हमें नीचे की तरफ जाना होगा? यही इस रिसर्च का टर्निंग पॉइंट है। एआई विशेषज्ञों के पैनल ने वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर ध्यान केंद्रित किया। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब गहराई में जाना? जी। उन्होंने कहा कि असली समाधान क्षैतिज रूप से फैलने में नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप से गहराई में जाने में है। यानी ग्राम पंचायत, राज्य और केंद्र को एक नई संरचना में ढालना। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती नजर आ रही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन सुनने में तो बहुत शानदार शब्द लगता है, लेकिन अगर हम ग्राम, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों को एक साथ जोड़ देंगे तो इसका सीधा मतलब है कि एक फैसले को लागू होने के लिए तीन लेयर्स से गुजरना पड़ेगा। जी, लेयर्स तो बढ़ जाएंगे। तो क्या हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में लाल फीताशाही और रेड टेप का एक नया पहाड़ नहीं खड़ा कर रहे हैं? सेंटर कुछ कहेगा, स्टेट कुछ और करेगा, और ग्राम पंचायत तक जाते जाते फंड्स फाइल में ही अटक जाएंगे। इसे तो इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन कहते हो ना? ये बहुत ही वाजिब चिंता है। और दिलचस्प बात यह है कि डेल्फी प्रक्रिया के पहले राउंड में एआई अर्थशास्त्रियों ने भी ठीक यही मुद्दा उठाया था। अच्छा, मतलब एआई को भी ये फ्रिक्शन नजर आया? बिल्कुल। बहुस्तरीय नौकरशाही हमेशा काम को धीमा करती है, ये बात वो भी जानते थे। लेकिन लंबी बहस के बाद एआई मॉडल्स ने जो समाधान निकाला वो इस पूरे सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो उन्होंने क्या नजरिया दिया? उन्होंने कहा कि समस्या इन लेयर्स के होने में नहीं है, समस्या इस बात में है कि हम इन लेयर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो इस टकराव या फ्रिक्शन से बचने का क्या उपाय सुझाते हैं? उनका कहना है कि ग्राम स्तर को सिर्फ एक रिडंडेंट लेयर या आदेशों को आगे पास करने वाला डाकिया नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ रबर स्टैंप ना हो। सही कहा। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन में स्थानीय इकाइयां राज्य विधानसभाओं के लिए बुनियादी ईंटों या बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करेंगी, और इसी पूरे सिस्टम को इस पेपर में नेस्टेड डेलीगेशन मॉडल का नाम दिया गया है। नेस्टेड डेलीगेशन, चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। मुझे याद है लोग इसे समझाने के लिए अक्सर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ और लोकल मैनेजर का उदाहरण देते हैं, लेकिन मुझे वो उदाहरण हमेशा बहुत अधूरा लगता है। अधूरा क्यों? क्योंकि राजनीति कोई कंपनी थोड़ी है। कंपनी में सब कुछ मुनाफे के लिए होता है, जबकि शासन में ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। कॉर्पोरेट मॉडल यहाँ पूरी तरह फिट नहीं बैठता। तो क्या हम इसे एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण से समझ सकते हैं? ये दिलचस्प है, बताइए कैसे? मान लीजिए जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है यानी केंद्र सरकार, वो स्मार्टफोन का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS या एंड्रॉइड। उसका काम है ये सुनिश्चित करना कि फोन क्रैश ना हो, बैटरी सही चले और सिक्योरिटी बनी रहे। कोर सिस्टम स्टेबल रहे। हाँ, वो हर एक ऐप के अंदर जाकर ये नहीं देखता कि ऐप कैसे काम कर रहा है। फिर हमारे पास अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी ऐप या कैब बुक करने वाला ऐप। ये हमारा ग्राम स्तर है। वाह,
हर ऐप की अपनी एक खास जरूरत है। बिल्कुल, हर ऐप एक बहुत ही विशिष्ट जरूरत को पूरा करता है और जो राज्य स्तर है वो इन दोनों के बीच का एपीआई है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ऐप को बेस सिस्टम से सही मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिलती रहे बिना किसी टकराव के। ये बहुत ही सटीक और आधुनिक उदाहरण है। नेस्टेड डेलीगेशन मॉडल ठीक इसी तरह काम करता है। मतलब ये एनालॉजी काम कर गई? एकदम। इस ढांचे में जो हमारी राष्ट्रीय संसद है, यानी आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे बहुत लीन या छोटा रहना चाहिए। लीन रहना चाहिए मतलब उन्हें हर चीज में दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, उसका फोकस केवल विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर होना चाहिए। उसे मोहल्ले की सड़कें बनाने या स्कूल के कमरे बनवाने में नहीं उलझना चाहिए। और ग्राम स्तर यानी हमारे ऐप्स, उनका क्या रोल है? ग्राम स्तर वो जगह है जहां शासन का असली यूजर इंटरफेस होता है। क्योंकि एक बात जो एआई मॉडल्स ने बहुत स्पष्ट रूप से पकड़ी वो है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी सूचना की विषमता। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। मतलब दिल्ली या वॉशिंगटन में बैठे किसी मंत्री को ये कभी पता नहीं हो सकता कि आपके मोहल्ले में किस गली की स्ट्रीट लाइट खराब है, या किस स्थानीय तालाब की सफाई होनी है। ये जानकारी सिर्फ स्थानीय लोगों के पास होती है। थियोरी में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, और ये बात तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि पावर आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन थियोरी और प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या इस रिसर्च पेपर में इस बात का कोई ठोस सैद्धांतिक आधार दिया गया है कि लोग वास्तव में बिना किसी बड़े नेता के अपना काम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल दिया गया है। एआई पर्सोना ने हवा में बात नहीं की है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रॉम के कलेक्टिव एक्शन के सिद्धांत को इस मॉडल का आधार बनाया है। एलिनोर ओस्ट्रॉम के बारे में पढ़ा है। हाँ, तो एक बहुत पुरानी धारणा थी जिसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहा जाता था। इसका मानना था कि अगर लोगों के हाथ में कोई साझा संसाधन दे दिया जाए, जैसे कोई जंगल या तालाब, तो लोग स्वार्थ में उसे बर्बाद कर देंगे। यही थ्योरी थी ना? एकदम सही। इसीलिए हमेशा ये माना जाता था कि एक कड़क केंद्रीय सत्ता की जरूरत होती थी। लेकिन ओस्ट्रॉम ने दुनिया भर के सैकड़ों गांवों का जमीनी अध्ययन किया और ये साबित किया कि ये धारणा पूरी तरह गलत है। मतलब ओस्ट्रॉम ने ये दिखाया कि स्थानीय लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं अपने संसाधनों को लेकर। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने साबित किया कि स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन किसी भी दूर बैठे नौकरशाह से 1000 गुना बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अपने नियम खुद बनाने की स्वायत्तता दी जाए। तो ये नेस्टेड डेलीगेशन इसी स्वायत्तता को संस्थागत रूप देता है? जी बिल्कुल, वो इसी को सिस्टम का हिस्सा बना देता है। ठीक है, मैं ओस्ट्रॉम की बात मानती हूँ। ग्राम स्तर अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा और नेशनल लेवल सिर्फ बड़े मुद्दे देखेगा। लेकिन फिर राज्य स्तर क्या करेगा? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या स्टेट लेवल के नेता सिर्फ फाइलें इधर से उधर करने के लिए हैं? नहीं, राज्य स्तर की भूमिका यहाँ सबसे जटिल और महत्वपूर्ण है। पेपर में विलियम राइकर के फेडरलिज्म या संघवाद का हवाला दिया गया है। राइकर का सिद्धांत क्या कहता है? राइकर का तर्क था कि संघीय व्यवस्था तभी बच सकती है जब शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण हो, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेस्टेड डेलीगेशन के तहत राज्य स्तर के प्रतिनिधि कोई अलग नीति निर्माता नहीं है। तो वो क्या है? वो मध्यस्थ या रिसोर्स एलोकेटर हैं। उनका काम ये देखना है कि ग्राम स्तर से जो डेटा आ रहा है कि कहाँ सड़क बननी है, कहाँ पानी की कमी है, उसके आधार पर राष्ट्रीय संसाधनों को कितनी तेजी से वहां पहुंचाया जाए। पर एक बात सोचिए, राइकर तो 60 के दशक की बात करते थे, लेकिन आज के इस डेटा ड्रिवन जमाने में जहां हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो रही है, क्या शक्तियों के पृथक्करण का ये सिद्धांत काम करेगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा मतलब है, अगर सेंटर के पास सारा डेटा सीधे डिजिटल तरीके से आ सकता है, तो उसे स्टेट या ग्राम पंचायत के बीच में क्या जरूरत है? वो सीधे काम कर सकते हैं ना? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर नेस्टेड डेलीगेशन का असली महत्व सामने आता है। सेंटर के पास अगर सारा डेटा आ भी जाए तो वो कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार हो जाएगा। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब सूचनाओं की बाढ़? बिल्कुल। एक छोटी नेशनल असेंबली एक ही समय में युद्ध की रणनीति और किसी गांव की नाली के निर्माण पर एक साथ फोकस नहीं कर सकती। सिस्टम क्रैश कर जाएगा। इसीलिए राइकर का सिद्धांत आज ज्यादा प्रासंगिक है, ताकि केंद्र ओवरलोड ना हो और गांव उपेक्षित ना रहें। ये बात तो
काफी तर्कसंगत लगती है। लेकिन अब मैं इस पूरी रिसर्च के उस हिस्से पर आना चाहती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा खटक रहा है। बताइए क्या खटक रहा है? देखिए, कागज पर तो ये सब बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रम के सिद्धांत, स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, सब परफेक्ट है। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर आते हैं तो इंसान स्वार्थी है। वो तो है। अगर हम मान लें कि राज्य का नेता सिर्फ एक मध्यस्थ है जो फंड पास करेगा, लेकिन अगर गांव का सरपंच ही भ्रष्ट हो, मान लीजिए सड़क बनी ही नहीं, लेकिन सरपंच ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी कि सड़क बन गई है, ये बहुत आम बात है। तो ये तो सीधे सीधे गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली समस्या है। गलत डेटा सिस्टम में जाएगा तो सारा नेस्टेड डेलीगेशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एआई कंसोर्टियम ने इस इंसानी भ्रष्टाचार को कैसे सुलझाया? मुझे खुशी है कि आपने इस पर कड़ा सवाल उठाया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 19 एआई मॉडल्स ने भी इंसानी नियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया है। अच्छा, तो उन्होंने क्या उपाय निकाला? उन्होंने इस मॉडल की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त रखी है, जिसे उन्होंने डिजिटल सब्सिडियरिटी या डिजिटल पारदर्शिता का है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ किसी सरकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड करने के बारे में नहीं है। तो ये क्या है? क्योंकि हर सरकार आज दावा करती है कि वो डिजिटल है, और फिर भी भ्रष्टाचार तो होता ही है। एआई मॉडल्स जिस डिजिटल पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, वो रियल टाइम, ब्लॉकचेन आधारित या अपरिवर्तनीय लेजर प्रणाली है। जब आप कह रही हैं कि सरपंच झूठ बोल सकता है, तो ये डिजिटल सब्सिडियरिटी इस लूप होल को हमेशा के लिए बंद कर देती है। कैसे? जमीनी स्तर पर ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए ग्राम स्तर पर एक सड़क बननी है। उसका पूरा प्रपोजल एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क पर दर्ज होगा, जिसे कोई एक व्यक्ति डिलीट या एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, रिकॉर्ड पक्का हो गया। अब उस सड़क के बनने की प्रगति को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जियो टैगिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। जब तक निर्माण सामग्री की जियो टैग की गई तस्वीरें और स्थानीय लोगों का डिजिटल अप्रूवल सिस्टम में दर्ज नहीं होता, तब तक राज्य स्तर से पैसा रिलीज ही नहीं होगा। एकदम सही, पैसा ऑटोमेटिकली रुका रहेगा। तो मतलब ये किसी बाबू की मेज पे रखी फाइल नहीं है जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत देनी पड़े। बिल्कुल नहीं, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जहां हर स्तर के बीच सूचनाओं का प्रवाह खुला है। राज्य का कोई मंत्री अपनी मनमर्जी से किसी फंड को अपने चहेते ठेकेदार की तरफ नहीं मोड़ सकता, क्योंकि सारा डेटा सबके सामने है। हाँ, सारा डेटा और आवंटन का गणित उसी वक्त पब्लिक डोमेन में राष्ट्रीय और ग्राम स्तर दोनों को दिखाई दे रहा होता है। डिजिटल पारदर्शिता वो गोंद है, या कहें कि वो कंक्रीट है, जो इस पूरे ढांचे को भ्रष्टाचार से बचाकर मजबूती से खड़ा रखता है। ये सचमुच शासन को देखने का एक बहुत ही नया नजरिया है। बिल्कुल। इसका सीधा असर लोगों पर ये होगा कि उनके मोहल्ले में गड्ढे भरने का फैसला दिल्ली में बैठे किसी मंत्री के बजट या मूड पर निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल, सिस्टम खुद काम करेगा। अगर स्थानीय समुदाय तय करता है कि गड्ढा भरना है, तो डिजिटल सिस्टम उसे अप्रूव करेगा और राज्य का काम सिर्फ उस प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के होने देना है। एकदम सही समझा आपने। इसका मतलब है कि सत्ता वही लौट रही है जहां उसे होना चाहिए, सीधे लोगों के पास। और राष्ट्रीय स्तर का ध्यान सिर्फ देश की सुरक्षा और तरक्की की बड़ी तस्वीर पर केंद्रित हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो ये स्पष्ट है कि सिर्फ कुर्सियां बढ़ाने और ज्यादा नेताओं को संसद में बिठाने से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फोन हैंग होने पर आप और ज्यादा भारी एप्स डाउनलोड कर लें। बहुत ही बढ़िया तरीके से समेटा आपने। हमें एक नेस्टेड डेलीगेशन चाहिए, जहां ग्राम पंचायत डेटा और स्थानीय निर्णय ले, राज्य एक पारदर्शी मध्यस्थ बने और केंद्र सिर्फ बड़े नीतिगत फैसले लें। और ये सब एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क पर काम करे जिसे कोई भी भ्रष्ट इंसान हैक या मैनिपुलेट ना कर सके। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प विचार आ रहा है, जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। ऐसा क्या विचार है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था की खामियों को किसने पकड़ा? 19 एआई मॉडल्स ने। उन्होंने इंसानी राजनीति के ध्रुवीकरण की बीमारी को पहचाना और डिजिटल पारदर्शिता का समाधान दिया। अब आप खुद सोचिए, इस नए मॉडल में राज्य स्तर के नेता का काम क्या रह गया है? मुख्य रूप से तो मध्यस्थता का ही काम है। हाँ, उसका काम सिर्फ ग्राम स्तर का प्रमाणित डेटा देखना है और उसके आधार पर राष्ट्रीय बजट से फंड आवंटित करना है। उसे नीति नहीं बनानी, उसे सिर्फ डेटा के आधार पर फैसले लेने हैं और बीच में कोई रुकावट नहीं डालनी।
हाँ, सैद्धांतिक रूप से उनका काम एक कुशल रिसोर्स मैनेजर का ही रह जाता है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर राज्य स्तर के प्रतिनिधियों का काम सिर्फ डेटा पढ़ना और संसाधनों को रूट करना है, जिसे हर हाल में पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, तो क्या भविष्य में हमें इन मानवीय मध्यस्थों की जरूरत ही रहेगी? मतलब आप कह रही हैं कि मैं कह रही हूँ कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि राज्य स्तर का ये काम किसी विधायक या मंत्री के बजाय एक निष्पक्ष एल्गोरिदम या एआई को सौंप दिया जाए? ओह, ये तो बहुत ही रैडिकल विचार है। सोचिए ना, एक ऐसा एआई जो न रिश्वत ले, न अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे और न ही किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण का शिकार हो। वो सिर्फ ग्राम पंचायत का वेरीफाइड डेटा देखे और मिली सेकेंड्स में रिसोर्स एलोकेट कर दे। ये एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला विचार है, लेकिन अगर हम एआई कंसोर्टियम के तर्कों को उनके अंतिम निष्कर्ष तक ले जाएं, तो ये बिल्कुल संभव लगता है ना? हाँ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कल की दुनिया में जनप्रतिनिधि होने का असली मतलब क्या होगा। क्या वो हमेशा एक इंसान ही होगा, या शासन की सबसे मजबूत कड़ी बस एक निष्पक्ष कोड बन जाएगा? और यही वो सवाल है जो हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां राजनीति में इंसानों की जगह कम और पारदर्शी एल्गोरिथम की जगह ज्यादा होगी? ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाली बात है। आज के हमारे इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और सिस्टम से सवाल करते रहिए।